स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। माननीय मंत्री जी ने ऐसे कठिन अवसर पर यह संतुलित बजट इस सदन में पेश किया है, उसके लिए मैं उन्हें बार बार बधाई देता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी समझता हूँ कि यदि हमें अपने देश का भविष्य अच्छा बनाना है तो देश की गरीब जनता को भी अपने ऊपर करों का कुछ भार तो उठाना ही चाहिए। यदि हमें देश का विकास करना है तो देश की उन्नति के लिए, विकास के लिए सारे देश की जनता को कर का बोझ सहन करना ही पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐसे समय पर यह बजट इस सदन में पेश किया है जब हमारा देश एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। हमारा देश पिछड़ा हुआ देश है। हमारे देश की करोड़ों गरीब जनता आज अनेक समस्याओं से जूझ रही है। इस बजट को प्रस्तुत करने के बाद हमारे सामने बहुत से प्रश्न खड़े हो जाते हैं। मेरे और इस माननीय सदन के सभी सदस्यों के मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहा है, क्या यह बजट हमें इन समस्याओं और संकट से निकाल सकेगा? हमारा देश जिस आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा है उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे वित्त मंत्री ने इस बात की पूरी कोशिश की है कि देश की गरीब जनता के कंधों पर हम करों का बोझ ज़्यादा न बढ़ाएं। उन्होंने अपने देश की वित्तीय स्थिति और देश की जनता के हालात को देखते हुए एक बहुत ही ठीक बजट पेश करने की कोशिश की है। आज प्रश्न यह है कि हम अपने देश के सामने घाटे का बजट पेश करते हैं या मुनाफे का बजट पेश करते हैं या ठीक बजट पेश करते हैं। प्रश्न यह है कि हमारे देश के सामने जो अनेक समस्याएं हैं उनका समाधान इस बजट से हो पाएगा या नहीं। इस बजट में नए कर ज़्यादा नहीं लगाए गए हैं और जो थोड़े से कर लगाए भी गए हैं वे इस प्रकार से लगाए गए हैं कि सभी वर्ग के लोगों पर उसका बोझ पड़ता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कुछ ऐसी वस्तुओं पर कर लगाए गए हैं जिससे हमारी गरीब जनता के ऊपर भी कुछ भार पड़ता ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं हो सकता। मान्यवर, प्रश्न यह है कि क्या यह देश इस प्रकार के बजट से उन समस्याओं या संकटों से निकल सकता है जिसका सामना वह कर रहा है। हमारे देश में अनेक संकट आए, लेकिन इस सब के बावजूद हम निरंतर उन्नति करते जा रहे हैं। हमसे पहले स्वतंत्र हुए देश भी हमारी प्रगति की प्रशंसा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने गांवों के विकास के लिए तरह तरह की
विकास योजनाओं की घोषणा की है। हमारे गांव अभी काफ़ी पीछे हैं, लेकिन निश्चित रूप से इन योजनाओं से विकास की प्रक्रिया तेज होगी। पैरा अध्यक्ष महोदय, आज सदन में वित्त मंत्रालय की मांगों पर बहस हो रही है। सरकार के हर विभाग का वित्त मंत्रालय से संबंध होता है। देश में जो प्रगति हुई है और हो रही है, उसकी काफ़ी चर्चा हुई है। जो प्रगति हुई है वह चारों ओर दिखाई पड़ रही है। कम से कम रेल विभाग में तो काफ़ी प्रगति दिखाई पड़ रही है। रेलों में अब भीड़ कम होती है। बिजली का भी काफ़ी विकास हुआ है। लेकिन देहातों की तरफ हमारा जो दृष्टिकोण है, उसको देखकर कुछ तकलीफ होती है। अभी जो जनगणना हुई है, उसको देखने से मालूम होता है कि शहरों की जनसंख्या अधिक बढ़ी है। आज लोग देहातों से शहरों की तरफ आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रपिता ने कहा था कि लोग गांवों में बसें, उनके जीवन को पवित्र करें। लेकिन आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी गांवों की ओर न जाकर शहरों की तरफ लोग आते जा रहे हैं। इस प्रश्न पर हमको कुछ गंभीरता से विचार करना होगा। अगर गांवों में लोगों को सुख सुविधाएं मिलती जो आज शहरों में प्राप्त हैं, तो लोग गांवों से शहरों की तरफ न जाते, बल्कि शहरों से गांवों की तरफ जाते। देहात के जीवन में दो प्रकार की चीज़ें थीं। एक तो जमींदारी प्रथा थी और दूसरे वे लोग थे जो रुपये का लेन देन करते थे। जमींदारी प्रथा समाप्त हुई। इससे लोगों को कुछ राहत मिली। जहाँ तक रुपए के लेन देन का प्रश्न है, पहले 25% तक का ब्याज लिया जाता था। उसमें अब कुछ कमी जरूर हुई है, लेकिन कहीं कहीं तो अभी भी उतना ही ब्याज लिया जाता है, जिससे कर्जा लेने वाला उनके चंगुल से नहीं निकल पाता। सरकार भी अब उचित दर पर कर्जा देने लगी है। इस वजह से कहीं कहीं पर साहूकारों के ब्याज की दर में कमी आई है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि हम गांवों और शहरों की तुलना करते हैं, तो उन दोनों के स्तर में महान अंतर पाते हैं। विराम समाप्त।